मैं हूं अभिषेक। तो चलिए सीधे न्यूज रूम से आपको खबरें बताते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर से। आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है और जो आपको जानकारी फिलहाल दे रहे हैं उसके मुताबिक सहयोगी दलों के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, जिसमें आरएलडी और एसबी-एसपी के विधायक जो हैं वो शामिल होंगे मंत्रिमंडल में। आरएलडी से विधायक हैं अनिल कुमार, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा एसबी-एसपी से ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद की जगह दी जाएगी। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गीतू बिल्कुल, और यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। ऐसे में 5 नामों पर मोहर लगभग हो चुकी है। 5 बजे जब राज्यपाल पहुंचेंगे उस वक्त शपथ ग्रहण कराई जाएगी। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। जो संभावित मंत्री हैं वो हम आपको बता देते हैं। ओम प्रकाश राजभर अध्यक्ष एसबी-एसपी से, वहीं दारा सिंह चौहान को मौका दिया जा सकता है, संभावित मंत्री हैं। ये कैबिनेट का विस्तार आज हो रहा है, यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है। अभी तक हमको ऑथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हम जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हमको नई चीज़ मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब कमजोर वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको वो नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना। और वहीं आरएलडी नेता अनिल दुबे को भी शपथ ग्रहण कराया जा सकता है, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। मंडल का विस्तार होने जा रहा है। तमाम नाम जो चल रहे हैं इस समय मीडिया में, उसमें प्रमुख नाम है अनिल कुमार जी का, जो कि आरएलडी से विधायक हैं और लखनऊ पहुंच गए हैं। क्या सूचना मिली, आप लखनऊ आ गए हैं? मुझे मेरे नेता का आदेश हुआ कि अनिल आप लखनऊ पहुंचिए और शपथ ग्रहण है कल 5 बजे, तो मैं लखनऊ। बाकी लेकिन कोई अभी मुझे ऑफिशियल सूचना यहाँ से राजभवन से या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी तक नहीं आई। नहीं, नाम आपका चल रहा है, आपको सूचना दी गई तभी आप आए हैं लगभग? मेरे नेता ने सूचना दी है तो निश्चित रूप से कोई बात तो है ही। क्या लग रहा है कि आज 5 बजे शपथ ग्रहण है? मैं खुश हूँ। मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी का दिल से आभार व्यक्त करूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों से मैं उनका आभार व्यक्त करूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा ये जिम्मेदारी मुझे मिलती है। 5 बजे शपथ ग्रहण होता है तो उस जिम्मेदारी को जनहित में, पार्टी हित में, अपने गठबंधन के हित में ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। और जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ में उन्होंने मुझ पर विश्वास करने का काम किया, मेरा नाम बेचने का काम किया है, उस जिम्मेदारी पर हम खरा उतरेंगे। और जैसे 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत मजबूत धुरी है और हम लोग जो है वहाँ उधर क्लीन स्वीप करने का काम करेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ। अनिल जी, तमाम चीज़ें बहुत जल्दी हो गई, आप तुरंत एनडीए में शामिल हुए, 2 सीटें मिल गई, आज आप मंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखो, ये फैसला हमारे नेता का है, हम अपने नेता के साथ हैं। ऐसे तो मान लो हम लोगों के नाम जो है समाजवादी पार्टी के साथ भी चल रहे थे, मेरा भी चल रहा था, वो तो हो गया। तो हम लोग जो आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ में, उनके हर निर्णय के साथ में है, जो भी वो जिम्मेदारी देंगे उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। तो ये थे अनिल कुमार, जिनका नाम चल रहा है कि आज 5 बजे जो शपथ ग्रहण होगा उसमें अनिल कुमार भी शामिल होंगे। फिलहाल इनका कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो निभाएंगे पूरी तन्मयता के साथ। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो देखिए, योगी कैबिनेट का विस्तार आज शाम होने जा रहा है, ये अब लगभग तय मान करके चलिए। हमारे सहयोगी नीरज लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी नीरज है। नीरज, आपके पास आ रहे हैं, समझना ये चाहेंगे आज को लेकर के क्या जानकारी है, कितने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जा रही है, क्योंकि लंबे वक्त से इस चीज का इंतजार किया जा रहा था उत्तर प्रदेश में।
जी बिल्कुल, आज 5 बजे जो योगी कैबिनेट का एक बार फिर से विस्तार होगा और कहा जाए तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। एक नाम सामने आ गया है सुनील शर्मा का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उसके बाद अनिल कुमार ये भी आज शपथ लेंगे आरएलडी के कोटे से। तीसरा नाम जो है वो दारा सिंह चौहान का है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अब सदस्य हो चुके हैं। इसके पहले वो चुनाव लड़े थे घोसी से, समाजवादी पार्टी से जीते थे, फिर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उनको आज इनाम मिलना तय है। और ओम प्रकाश राजभर, जिनसे बार बार ये पूछा जाता था कि आप मंत्री कब बनेंगे, तो आज उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि आज वो दिन आ गया जिसका वो इंतजार पिछले काफी समय से कर रहे थे। तो ये 4 नाम पूरी तरह से कंफर्म है। एक आध नाम और हो सकता है, लेकिन इतना तय है कोई बहुत बड़ा मंत्रिमंडल आज शपथ नहीं लेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। आचार संहिता से पहले इनको शपथ दिला दी जाए, जिससे कि जो दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, एनडीए का हिस्सा बने हैं, उनको अपने अपने क्षेत्र में ये बताने के लिए हो कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो उनको क्या मिला, क्या इनाम मिला, अब वो बताने की स्थिति में होंगे आज के बाद कि देखो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और अब कैबिनेट मंत्री हैं, अब हम आपका काम कर सकते हैं। तो 5 बजे का वो वक्त होगा। बाकी क्या कुछ मिला जब वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं और आज ये तय हो चुका है क्योंकि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दे दी गई है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि तेलंगाना के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हैदराबाद के संगारेड्डी में कई सारी योजनाओं की सौगात आज दी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बार फिर से उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले आज किए। तो 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया। आज पीएम ने श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी की है, जहां मां काली का आशीर्वाद लिया। हैदराबाद दौरे पर पीएम मोदी 6800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। संगारेड्डी को दी परियोजनाओं की सौगात और इसके साथ साथ महाकाली की पूजा अर्चना की। उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर, जहां पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। हैदराबाद दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और कई बड़ी घोषणाएं की, साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है, आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट? कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं।
और आइए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्या कुछ योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पित की है तेलंगाना को। मेरे सहयोगी अभिषेक आपको बताएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा है, कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं। आज तेलंगाना और ओडिशा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। साथ ही संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी ने दी है। इसके अलावा आपको बता दें, ओडिशा के जाजपुर के चंडी खोले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। 3:30 पर यह कार्यक्रम होगा। 19,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। साथ ही आपको बता दें, डीकोल और पारादीप के बीच 4 लेन से 8 लेन के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि सैंड कॉम्प्लेक्स में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के 5 MLD की क्षमता वाले समुद्री जल निर्वहन यंत्र का उद्घाटन होने वाला है। यह परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई है। 162 किलोमीटर बांसपानी दैतारी तमका जखापुरा रेलवे लाइन के दोहरीकरण का उद्घाटन होना है। और ये तमाम परियोजनाएं थी जो कि आज देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इस समय की है। टीएमसी की ओर से एक बार फिर से ऐसा बयान आया है सनातन के खिलाफ, जिसकी वजह से लोगों में फिर से रोष देखने को मिल रहा है। टीएमसी विधायक का एक विवादित बयान सामने आया है। अपवित्र है अयोध्या राम मंदिर। रामेंदु सिन्हा रॉय, जो कि टीएमसी के विधायक हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। तो तारकेश्वर विधानसभा से एमएलए हैं रामेंदु सिन्हा रॉय, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है। सनातन आस्था पर टीएमसी विधायक का ये विवादित बयान सामने आया है। कहा है कि अपवित्र है अयोध्या राम मंदिर और ये विवादित बयान, हिंदुओं को अपवित्र स्थल पर पूजा नहीं करनी चाहिए। और यहां पर वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर और बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा महाराष्ट्र का रहने वाला है, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अकोला, जलगांव और संभाजी नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम होना है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो यह बेहद अहम दौरा गृह मंत्री अमित शाह का औरंगाबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां अकोला, जलगांव, संभाजी नगर, इन 3 जगहों पर कार्यक्रम होना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और ये देखिए, जब पहुंचे थे एयरपोर्ट पे तो उनका स्वागत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस वहां मौजूद थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद अहम महाराष्ट्र का ये दौरा। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा, अकोला, जलगांव में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का यह दौरा बेहद अहम है। ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ अपडेट आपको देते हैं, सहयोगी गीतू बता रहे हैं। गीतू। बिल्कुल, और अमित शाह का ये महाराष्ट्र दौरा, अकोला से महाराष्ट्र दौरे पर, अकोला से महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत की जा रही है। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे अमित शाह।
उसके बाद जिस तरह से सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और ये तमाम कार्यक्रम रहने वाला है। कोला के बाद जलगांव जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। दोपहर 2:30 बजे सागर पार्क में युवा सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इसके बाद जलगांव के बाद औरंगाबाद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये पूरा कार्यक्रम उनका है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जाएगा और उसके बाद शाम 5:45 पर क्रांति चौक संभाजीनगर में माल्यार्पण का कार्यक्रम है। शाम 6 बजे मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल ग्राउंड में जनसभा होगी। तो चलिए इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं। बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तुम्हारे संजय मयूख जी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, हम लोग भी हैं। तो वहां जाकर के तो महादेव की स्तुति करेंगे ना राहुल गांधी, जय महादेव बोलेंगे ना? तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? और एक बड़ा संवैधानिक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं। संविधान की बहुत दुहाई देते हैं। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत को एक संवैधानिक एकता संविधान में दी गई है और जितने भारत के स्टेट्स हैं उनका नाम उसमें है, जितने भारत की भाषा है उनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो यही तो विविधता में एकता का मूर्त रूप संविधान में है। क्या समझेंगे ये लोग? कितना समझेंगे? दूसरा सवाल मुझे करना है और ये बात मैं बहुत गंभीरता से करना चाह रहा हूं। जिस तरह का डीएम का वक्तव्य आया है, वी विल नेवर एक्सेप्ट जय श्री राम एंड भारत माता, तमिलनाडु वोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। तो क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? विल डीएमके यूज this kind of derogatory comment against the gods of other faith? हम सभी फेथ का सम्मान करते हैं और यही तो भारत का संस्कार है। ऋग्वेद में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसके जाने के मार्ग अलग अलग है। तुम अपने मार्ग से जाओ, मैं अपने मार्ग से जाऊंगा, क्योंकि ये सभी एक ही पद पर मिलते हैं जहां मैं परम सत्य, यही है ना। तो फिर पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें यह शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें, यह हम कहना चाहेंगे।
तो आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद को। एक बार फिर से सनातन को लेकर उन्होंने INDIA अलायंस को घेरा है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में है और कुछ ही देर में वो उज्जैन पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो उज्जैन पहुंचने वाली है। तो बाबा महाकाल का दर्शन करेंगे राहुल गांधी। अब से कुछ देर के बाद उज्जैन पहुंचेगी ये यात्रा। महाकाल चौराहे से देवास गेट तक का रोड शो भी होगा। उज्जैन में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर। आज बाबा महाकाल के दर्शन भी राहुल गांधी करेंगे। उज्जैन पहुंचेगी अब से कुछ ही देर में कांग्रेस की ये न्याय यात्रा। बाबा महाकाल का दर्शन करेंगे राहुल गांधी। तो अब से कुछ ही देर के बाद उज्जैन पहुंचने वाली है राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा। तो उज्जैन में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। आज उज्जैन पहुंचेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। अब से कुछ देर के बाद उज्जैन पहुंचने वाली है कांग्रेस की न्याय यात्रा। इसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी और एक रोड शो भी होना है राहुल गांधी का उज्जैन में ही, जो कि महाकाल चौराहे से लेकर देवास गेट तक होगा। तो उज्जैन में जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। आज उज्जैन पहुंचेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। अब से कुछ देर के बाद ये यात्रा उज्जैन पहुंचने वाली है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर राहुल की ये न्याय यात्रा कहां तक पहुंचेगी। मेरे सहयोगी अभिषेक आपको बताएं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। 15 महीने से माफ कीजिएगा, आज लगभग 52 दिन हो चुके हैं इस यात्रा के। उज्जैन में आज कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और बाबा के दर्शन करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे। मक्सी होते हुए उज्जैन में ये यात्रा आज जो है वो प्रवेश करने वाली है। उज्जैन में न्याय यात्रा शाम 4 बजे के आसपास पहुंचेगी। आपको बता दें महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद एक रोड शो भी इस दौरान राहुल गांधी करने वाले हैं। महाकाल चौराहा से देवास गेट चौराहा तक ये रोड शो राहुल गांधी करेंगे, जो लगभग 3 किलोमीटर का ये दायरा होगा और 3 किलोमीटर के दायरे में वो आज एक रोड शो करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज विश्राम भी राहुल गांधी यहीं करेंगे। 6 मार्च को न्याय यात्रा बदनावर में होगी, यहां भी राहुल गांधी रोड शो करेंगे। तो देखिए अब धीरे धीरे इस न्याय यात्रा का दायरा जो है वो राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं और इस यात्रा की अगर बात की जाए तो अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। तो आपने देखा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का पड़ाव आज कहां रहेगा और आने वाले दिनों में भी कहां पहुंचेगी न्याय यात्रा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। तो दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कल बजट पेश किया और उसके बाद इसमें जिस तरह से महिलाओं को कई तरह की घोषणाएं यहां पर की गई है महिलाओं के लिए, और महिला सम्मान निधि की घोषणा की गई है। इसके अलावा जल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम ऐसे बड़ी प्रावधान हैं जो कि इस बजट में किए गए हैं। हमारी संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। आपके वित्त मंत्री आतिशी जी ने विधानसभा के पटल पर दिल्ली सरकार का 10वां बजट पेश किया है। बजट को राम राज्य नाम दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ आतिशी जी मौजूद हैं। आतिशी जी, बजट को राम राज्य नाम दिया गया है। देखिए, पिछले 9 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार राम राज्य को यथार्थ करने के लिए काम कर रही है। राम राज्य क्या है कि कोई दीन नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई बीमार नहीं है, हर परिवार समृद्ध है। तो पिछले 9 सालों से यही अरविंद केजरीवाल सरकार का प्रयास रहा है, चाहे बिजली के माध्यम से, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल के माध्यम से। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के आखिरी इंसान को एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास किया है। यही तो राम राज्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ आपने महिलाओं के लिए भी एक घोषणा करी है कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिलेगा। देखिए, दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार हमेशा से महिलाओं के लिए काम करती आई है, लेकिन असली सशक्तिकरण तब होता है जब महिलाओं के हाथ में पैसा होता है। वरना हर छोटे छोटे खर्चे के लिए महिलाओं को किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, चाहे उनका पति हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटे हो। लेकिन अब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के आने के बाद हर महीने उनके बैंक के खाते में 1000 रुपये आएंगे और अब दिल्ली की महिलाओं को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। वहीं बजट को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा है।
देखिए उनका तो काम है, सुबह अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, दोपहर को अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, रात को अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं। कुछ खुद भी तो करके दिखाएं। इतने राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र सरकार में 10 साल थे, एमसीडी में 15 साल थे। दिल्ली वालों के लिए कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन दिल्ली वालों को पता है उनके लिए कौन काम करता है, उनके लिए कौन संघर्ष करता है और उनको बेहतर जिंदगी कौन देता है। जनता के लिए क्या कहना है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में 7 सांसद इंडिया ब्लॉक के जिता के भेजें कि संसद में भी अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत हों और दिल्ली वालों के हक की लड़ाई वो मिलकर से बात करने के लिए थे हमारे साथ वित्त मंत्री अतिशी जी। कैमरामैन अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो आप सुन रहे थे दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी को। कल ही उन्होंने बजट पेश किया था और न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत अभी अभी उन्होंने की है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से दिल्ली को एनसीआर के तौर पर विकसित किया गया, उसी तरीके से लखनऊ को एससीआर के तौर पर विकसित करने का एक बड़ा फैसला लिया गया है योगी कैबिनेट की तरफ से। यह बड़ी जानकारी लखनऊ से फिलहाल। तो यूपी बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र, यानी कि यूपी अब दिल्ली एनसीआर के तरह यूपी एससीआर बनेगा। 6 जिलों को मिलाकर ये फैसला लिया गया है कि अब यूपी को लखनऊ एससीआर बनाया जाएगा। राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास हो गया है। ये बड़ा फैसला, यूपी बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र यानी लखनऊ एससीआर इसका नाम होगा। 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जा रहा है। योगी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो जिस तरह से दिल्ली एनसीआर को विकसित किया गया, उसी तरह से अब लखनऊ एससीआर यानी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया जाएगा। यूपी अब राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा। तो 6 जिलों को मिलाकर बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र। योगी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नीरज मिश्रा से। नीरज, ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जिस तरह से लखनऊ एससीआर बनाया जाने की बात कही जा रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नीरज से, लेकिन आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया कि दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर ही अब यूपी में लखनऊ एससीआर बनाया जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन, जिसके चलते लखनऊ से लगे जो दूसरे जिले हैं उनका तेजी के साथ विकास होगा। 6 जिलों को मिलाकर एससीआर बनाया जाएगा और ये 6 जिले लखनऊ समेत है। आपको बता दें योगी कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ के आसपास जो 5 जिले हैं उनको मिलाकर अब ये एससीआर बनाया जा रहा है, यानी इसका नाम होगा लखनऊ एससीआर, लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन, जिसके चलते विकास की गति और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। और एक बार फिर से रुक करेंगे नीरज मिश्रा का। नीरज, तो जिस तरह से बड़ा फैसला योगी कैबिनेट का सामने आया है, कितना फायदा इससे लखनऊ एससीआर को होगा? ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैसला है और इसका सीधा सीधा फायदा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ से सटे हुए जो जिले हैं, आप देखिए बाराबंकी, इसके अलावा हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, इन सभी जिलों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक ये जिले ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे तो लिहाजा उनका उस तरह विकास नहीं हो पाता था जैसा कि होना चाहिए राजधानी से सटे हुए जिले होने के कारण। लेकिन अब ये एससीआर में आ जाएंगे तो वहां पर भी पूरी तरह से विकास की जो गति है वो और तेजी से होगी। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर विकास की गति होगी, सड़कें अच्छी होंगी, लाइटें और रोड, ये तमाम चीजों की जो सुविधाएं जिसका इंतजार जो हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, इनके जो नागरिक कर रहे हैं। बिल्कुल नीरज, और काफी तेजी के साथ ही विकास होगा, शायद इसीलिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इसी के साथ न्यूज रूम के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है।